लगभग 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं G20 के ऊपर। और ये महफिल पर जो है सरकार महफिल में पैसे लगा रही थी। G20 अगर किसी और देश में होता तो क्या हम जितने लोगों को यहाँ एक्सपोजर दे पाए उनको वहां ले जा सकते थे उस देश में? नहीं, वो खर्चा तो और भी ज्यादा होता है। यदि भारतवासी अच्छा कर रहे हैं तो होता यह है कि भारत में भी लोग सोचते हैं हम अच्छा कर सकते हैं। यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, दुनिया उसमें डिवाइड होनी शुरू हुई यूक्रेन रशिया के युद्ध में। और हमने जो है ना अमेरिका को नाराज किया, रशिया के खिलाफ भी हम नहीं गए। चीन और अमेरिका में इस समय है संघर्ष, और चीन को जिसे कहेंगे काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। ये खुल्लम खुल्ला बात करते हैं लोग। भारत के रिश्ते बनाने की हर सरकार ने कोशिश की, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता था कि इन रिश्तों को बनाने के बाद भारत सिर्फ एक बाजार रह गया है। कहने को स्किलिंग कर दी, लेकिन अभी भी आदमी चाहता क्या है भाई? चाहते लोग वही है ना, साहब बन जाए। देखिए, अगर आपका बंदा सिलिकॉन वैली में आके सीईओ बन सकता है तो वो बंदा आपके घर में भी कुछ $1 बिलियन कंपनी शुरू कर सकता था। तो वो चीज कि आप टैलेंट लेके आए, आप मैन्युफैक्चरिंग उभारें, आप जो है अपनी स्किलिंग डेवलप करेंगे, वो निर्भर करेगा न सिर्फ केंद्र के सरकार पे, भले ही वो मोदी सरकार हो या कोई हो। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आपका स्वागत है फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, वो है G20, ग्लोबल इकोनॉमी और हिंदुस्तान। हम लोग बहुत जगह से खबरें सुनते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन भारत जो है मजबूत है। इसी समय में G20 भी हुआ है, जिसने भारत को एक नई मजबूती दी है। और आज मेरे साथ दो गेस्ट हैं। मनु शर्मा जी से आप पहले मिल चुके हैं। मनु शर्मा जी वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुके हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। मेरे साथ है अतुल सिंह जी, जो कि फेयर ऑब्जर्वर के सीईओ हैं, एडिटर इन चीफ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे विषयों के ऊपर समझ रखते हैं। पहला सवाल मनु जी आपसे है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा। जब हमारे देश में राजनीति होती है तो हर चीज में राजनीति होती है। G20 जिसके आयोजन को देख के सबने सराहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सराहा। वहीं पर जो है एक स्टेटमेंट आया प्रियंका गांधी का। उन्होंने कहा कि लगभग 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं G20 के ऊपर, और ये महफिल पर जो है सरकार महफिल में पैसे लुटा रही थी। अब विपक्ष के पत्रकार भी एक बड़े चिंतित होते दिखे। उनका भी एक वीडियो मैंने देखा। वो कहते हैं कि देश की स्थिति ये है कि मुफ्त में अनाज बंट रहा है और हम यहाँ पर बाहर से लोगों को बुलाकर खाना खिला रहे हैं सोने की थालियों में। आखिर क्यों? हालांकि मेरे पास मौका नहीं था, मैं जरूर पूछना चाहता कि वो भी होटल में जाके कुछ विशेष ये देते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि देश के लिए जो प्राथमिकताएं हैं सत्ता पक्ष विपक्ष की अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज नहीं करती। और उस आरोपों के आधार पर हम बात करें तो क्या G20 सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी थी? देखिए, इस बारे में बहुत बात और विवाद चल रहा है। मैं सबसे पहले एक बात यहाँ पे लाना चाहूंगा कि जो G20 ये समिट हुआ है, ये शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत की तरफ से जो जितना व्यवस्था है उसको शेरपा नामक एक अफसर जो हैं, अमिताभ कांत जी, जो उनको जी। शेरपा की टाइटल दिया जाता है, वो कर रहे थे। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वाकई जो इस शिखर सम्मेलन पे है 4100 करोड़ खर्च हुए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जो फाइनल फिगर है वो कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो थोड़ा समय लेके, उसके बाद एक बार जब बिल बनते हैं, बिल बनने के बाद वो पास होते हैं और फिर उसका पूरा टेबुलेशन होता है, तो उसके बाद वो बता पाएंगे। लेकिन आंकड़ा इससे कम है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है तो जरूरी कुछ ना कुछ तो खर्च हुआ होगा। ये नहीं हुआ है तो कोई और हुआ होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये पहली सरकार है जिसने ऐसा किया है, और ऐसा क्यों किया है? तो देखिए, भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत शुरू से ही जो बड़े देश हैं और बड़ी शक्तियां हैं उनके बीच में हमेशा से एक टेबल पे अपनी कुर्सी लेना चाहता था और बैठना चाहता था। अब उसके ही आ, अगर हम कहें क्रम में 1983 में एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का समिट हुआ था दिल्ली में, जो उस समय का बहुत जी। बड़ा समिट था। और उस समय भी बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी नेता आए थे। हालांकि उस समय पश्चिम और सोवियत यूनियन से नहीं थे, क्योंकि नॉन अलाइंड समिट ही था। तो उसमें उनको बुलाया गया जो ना इस पक्ष के थे ना उस पक्ष के थे, लेकिन भारत उन सभी का नेतृत्व एक तरीके से कर रहा था और सबको दिल्ली बुलाया था। फिर उसके बाद हुए एशियन गेम्स, जिसमें शायद अतुल सिंह जी बता भी सकेंगे कि भारत में कलर टेलीविजन लाया गया
और बहुत सारे होटल्स और फ्लाईओवर्स दिल्ली में बने, वो भी अपने जमाने का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आए 2010 के, उसके बाद, और अब एक G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। तो अब किसी भी ऐसे समिट को या आयोजन को कराने में दो तरीके के लाभ होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। अगर हम परोक्ष की बात करें तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं भाई डिप्लोमेसी है और ट्रेड डील्स है। अब उस लिहाज से अगर आप गिनेंगे तो शायद कुछ आंकड़े, कुछ गणित बना सकते हैं कि भाई नुकसान हुआ कि फायदा। लेकिन जो अपरोक्ष फायदे हैं उनमें अगर हम बात करें कि देश का एक स्टेचर होता है या एक फेथ इन कंट्री होता है, कि लोग बोलते हैं यार ये देश कहीं जा रहा है या ये कुछ करना चाह रहे हैं, और एक नेटवर्क्स बनते हैं। जब इतने राजनयिक आते हैं, इतने लोग आते हैं देश में, वो सबसे मिलते जुलते हैं, तो उसका एक अलग फर्क होता है। देखिए, अगर हम इसका उलट सोचें कि G20 अगर किसी और देश में होता, तो क्या हम जितने लोगों को यहाँ एक्सपोजर दे पाए उनको वहां जा सकते थे उस देश में? नहीं, वो खर्चा तो और भी ज्यादा होता है। तो कभी कभार देशों को ये खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पावर प्रोजेक्शन का पार्ट है, एक उभरने का पार्ट है। अब इसमें से ये जरूर कहा जा सकता है कि कितना फायदा हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, या इससे और अच्छा हो सकता था। हाँ, उस पर विवाद जरूर हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई ये करना नहीं चाहिए। जिस तरह का देश में मैं माहौल देख रहा हूँ, काफी हद तक लोगों को जो है गर्व की अनुभूति हो रही है। और जब गर्व की अनुभूति की हम बात करते हैं, तो एक हमारे देश में लोगों को बहुत गर्व होता है, और मैं जिस स्टेट में आता हूँ, हमारे स्टेट में भी बहुत लोगों को ये गर्व होता है कि हमने बहुत IAS IPS दिए। तो देश के लोगों को गर्व होता है कि हमने बहुत सारे टेक्नोक्रेट दिए हैं, और अब तो हम राजनीति की भी दुनिया को दे रहे हैं। अतुल जी, आप US में रह रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत सक्षम हो गया है। और इंडियन डायस्पोरा को जब हम देखते हैं, तो इंडियन डायस्पोरा जो है ये तकनीक के क्षेत्र में देखें, राजनीति के क्षेत्र में देखें, एंटरप्रेन्योरशिप में देखें, लगभग हर प्रमुख देश के अंदर ये एक प्रमुख जगह पर है। ऐसी स्थिति में एक सवाल बार बार उठता है कि ये जो डायस्पोरा है, जिसका कि इतना बड़ा प्रभाव हो रहा है, ये प्रभाव क्या हमारे देश पर भी हो रहा है? ये सारा का सारा प्रभाव सिर्फ हम वहां देख रहे हैं जहां पर कि वो मौजूद है? देखिए, प्रभाव तो हमेशा विदेश और स्वदेश दोनों जगह पड़ता है, क्योंकि यदि भारतवासी अच्छा कर रहे हैं तो होता यह है कि भारत में भी लोग सोचते हैं हम अच्छा कर सकते हैं। जी। और कम से कम मिडिल क्लास, अगर आप देखें, जो शहरों में रहती हैं उनके तो बच्चे विदेशी रह रहे हैं, बहुतों के। चेन्नई में कितने परिवार हैं जिनके दोनों बच्चे या एक इकलौता बच्चा अमेरिका में है या यूरोप में है, ज्यादातर अमेरिका में है। तो सफलता अवश्य हुई है, और उसका कुछ लाभ हुआ है, निवेश भी आया है, कंपनियां भी शुरू हुई हैं। इतने जो हैं CEO, जैसे अब वर्ल्ड बैंक के भी जो प्रेसिडेंट हैं, वो जो हैं अजय बंगा हैं, जो कि भारत से ही पढ़े हुए हैं, वो तो बाहर पढ़े भी नहीं, वो तो IIM अहमदाबाद के हैं। तो ये जो है, ये सब कहानियां अच्छी हैं, लेकिन ये एक और प्रश्न उठता है कि बाहर क्यों लोग जाते हैं? मैं क्यों गया? मैं एक जमाने में IPS में था, 105वीं रैंक आई थी भारत में, लेकिन मेरे लिए भारत में स्थान नहीं था। उस सिस्टम में मेरे लिए जगह नहीं थी। मैं जो है छोड़ के जो है पूर्णतः स्वेच्छा से नहीं गया। मैं इसलिए गया क्योंकि उस सिस्टम में मैंने देखा कि यदि मैं मेहनत भी कर लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत उन लोगों को मिलेगी या सत्ता उनको मिलेगी जो कि चापलूसी करते हैं या घूस लेते हैं। तो मैं जो है चला गया छोड़ के। तो ये सवाल है कि दोनों है, दो तरफा है। कितने लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो भारत में चीज कर सकते थे ना। तो फेयर ऑब्जर्वर भारत में क्यों नहीं खड़ा हो सकता था? तो ये भी एक सवाल है। अब फेयर ऑब्जर्वर का ही लाभ भारत में हो रहा है ना। देखिए, आप बैठे हैं भारत में, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं भारत में हमारी वजह से। लेकिन ये भी है कि दो तरफा है, ये पूरा का पूरा काम भारत में हो सकता था। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पूरा काम भारत में हो सकता था। लेकिन आपके लाइन से ना मैं इसको वापस एक आपने कहा कि पावर पोजीशन में बैठे लोग चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। और पावर पोजीशन की जब हम बात करें ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, तो भारत ने बहुत समय तक स्ट्रगल किया अपनी जगह बनाने के लिए, और हम जगह बनाने में अब सफल भी हुए हैं। यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, दुनिया उसमें डिवाइड होनी शुरू हुई यूक्रेन रशिया के युद्ध में। और
लोगों ने डिसाइड तय किया, अमेरिका या रशिया। और हमने जो है ना अमेरिका को नाराज किया, रशिया के खिलाफ भी हम नहीं गए। और ऐसे समय में अमेरिका की नाराजगी उस देश के साथ हो जाती है जो रशिया के साथ होगा। पर हमारे केस में इस समय अमेरिका नाराज नहीं है, वो कह रहा है अच्छा ठीक है तुम उसका साथ दे रहे हो तो चलने दो। इसे मैं दो थ्योरी सुनता हूँ। एक थ्योरी ये है कि इंडिया ने जो रशिया से ऑयल खरीदा उसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट हुआ, वरना मंदी एक आ सकती थी। ये एक थ्योरी मैंने सुनी। और दूसरा ये है कि कारण मैं समझना चाहता हूँ अमेरिका का, क्या सिर्फ ये एक कारण है, ये सही कारण है या नहीं। दूसरा, एशिया के अंदर चीन और भारत, ये दो ही बहुत बड़ी शक्तियां हैं। क्या चीन ने जिस तरह से कोरोना के समय में और इससे पहले भी आर्थिक तरीके से हर जगह पे अपना कब्जा जमाया है, क्या हिंदुस्तान को इस समय अमेरिका एक ऐसे अदाई के रूप में देख रहा है जो कि शक्ति संतुलन एशिया में बना के रखेगा, इसलिए वो भारत को की इस चीज को इग्नोर कर रहा है कि वो रशिया के साथ। देखिए, मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ और मैं रिपब्लिकन से भी मिलता हूँ, डेमोक्रेट से भी मिलता हूँ। पिछले साल मैं दोनों को लेके आया था स्वदेश। क्रिस्टोफर रूपरशेल मेरे साथ आया था, वो कांग्रेस में 11 साल काम किया, लड़ा भी चुनाव। ग्लेन काल मेरे सह लेखक हैं जो कि रिटायर हुए CIA से, उनको भी मैं लेके आया था। तो सीधी बात यह है कि आज के दिन जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कहेंगे अंग्रेजी में, जो भारत का है, वो किसी और देश का अमेरिका के लिए नहीं है, कम से कम एशिया में। क्योंकि चीन जो है, साउथ चाइना सी हो, ताइवान हो, तिब्बत हो, शिनजियांग हो, यहां तक कि रूस के साथ भी वो दादागिरी कर रहा है। चीन की अब नई 10 डैश लाइन आई है जिसमें वो कहते हैं सब हमारा है, चारों ओर हमारा जो है, हमारा ही इलाका है। और एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं ग्राहम एलिसन, ग्राहम एलिसन ने किताब लिखी है द थुसिडिडीज ट्रैप, जिसमें राइजिंग पावर और रूलिंग पावर के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमेशा इन दोनों में भिड़ंत होने की काफी संभावना रहती है, और हुई है। इतिहास ने दिखाया है कि दोनों युद्ध कभी ना कभी करने पे आतुर हो जाते हैं। तो चीन और अमेरिका में इस समय है संघर्ष, और चीन को जिसे कहेंगे काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। ये खुल्लम खुल्ला बात करते हैं लोग वॉशिंगटन में, हर गली हर नुक्कड़ में ये बात हो रही है। तो इसीलिए वो जो है नजरअंदाज करने को तैयार हैं कि हम रूस से तेल ले रहे हैं। वो खुश नहीं है, कदाचित प्रसन्न नहीं है। ये मुझे जो है, हर मैं पार्टी में जाता हूं, अभी मैं गया था नेदरलैंड्स एम्बेसी के जो है आर्म्ड फोर्सेस डे में, तो यही सवाल था, यार तुम लोग कब तेल लेना बंद करोगे उनसे, कब उनसे हथियार लेना बंद करोगे। तो ऐसा नहीं है कि उस बात से बड़े खुश हैं, लेकिन उनको आज भारत की आवश्यकता है। और ये याद रखें कि आज ही नहीं, आजादी के बाद भी अमेरिका भारत पे दांव लगाने की सोच रहा था, लेकिन उस समय हम समाजवाद के साथ हो लिए। जी। नेहरू चाचा हमारे जो हैं कुछ ज्यादा ही सोवियत रूस से प्रभावित थे, और हम हमें गुलाम किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो पूरे भारत में एक वामपंथी या विचारधारा का जो है प्रभुत्व था। तो हम तो शुरू से, आजादी के समय से जो है आजाद रहना चाहते थे, न अमेरिका के न सोवियत रूस के। लेकिन अमेरिका और सोवियत रूस दोनों हमें मनाना चाहते थे 47 से। तो ऐसा नहीं है कि भारत आज से महत्वपूर्ण हुआ है, भारत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज जो उसकी जो है साख है, वो चीन के कारण जियोपॉलिटिकल टर्म्स में सब जी बहुत अधिक है अमेरिका के लिए। बिल्कुल। लेकिन इस साख में एक बहुत बड़ी बात यह है कि इकोनॉमी जो है इंडिया की वो भी बहुत ग्रो कर रही है। और मनु शर्मा जी, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले एक दशक में ये माना जा रहा है कि भारत का आर्थिक विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। एक कोविड में तो खैर सारी दुनिया की इकोनॉमी गिरी थी, लेकिन इस जब एक तरफ विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रुपया गिरता जा रहा था। सोशल मीडिया पे जोक चलने लगे थे कि रुपया मोदी जी के चरण छूने को गिर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये देखें कि देश की जीडीपी अब जो है लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा एंगल दिखता है कि पिछले 6 साल में लगभग 77 लाख नौकरियां कम हुई हैं। 2022-23 का एक
जीडीपी का 7.2% ग्रोथ बताते हैं, लेकिन नौकरियां सिर्फ 1% बढ़ी हैं। अगर आप सेक्टर्स का देखें तो वहां भी डेटा ये दिखता है कि सर्विस सेक्टर को छोड़ दीजिए तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि चाइना के लिए मैं मानता हूँ कि उनका एक बहुत स्ट्रांग एरिया है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कमी दिख रही है। अच्छा, इस बीच में कोरोना के बाद जो है देश का निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग जो है ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। छोटे व्यवसायी भी जो है वो काफी हद तक जीएसटी के बाद कंफ्यूज से नजर आते हैं। तो ये इकोनॉमी एक तरफ बढ़ती चली जा रही है, और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ दूंगा कि शेयर मार्केट भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आईपीओ अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, बाहर से विदेशी खरीद खूब हो रही है। तो मैं ओवरऑल ये समझना चाहता हूँ कि इकोनॉमी में ये जो विरोधाभास है ये क्यों है, और हमारे शेयर मार्केट में विदेशी निवेश किस बेस पर हो रहा है। देखिए, आपने मुझसे कई प्रश्न डाल दिए एक ही प्रश्न के अंदर। अब उनमें जी मैंने पॉइंट बनाया तो मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दूं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रुपए के बारे में, करेंसी के बारे में, कि रुपया गिर रहा है। तो देखिए, रुपया गिरा है तो बाकी की जो मुद्राएं हैं वो भी गिरी, वो करेंसीज भी गिरी। अब सवाल उठेगा ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब एक बार कोविड आया, और कोविड के बाद जो है अमेरिका में इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। तो एक अंग्रेजी या इकोनॉमिक्स का टर्म है फ्लाइट टू सेफ्टी, यानी कि जो पूंजी है, कैपिटल है, वहां दौड़ के जाएगी जहां उसे सेफ्टी का एहसास होगा। तो उस समय में लोग ये कयास लगाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है किसकी एडवांस्ड है, किसके पास सबसे अच्छा सुरक्षा के उपाय हैं। तो उन्होंने कहा भाई जाहिर सी बात है एक ही देश है अमेरिका, तो सबने जो है सब में डॉलर खरीदने की होड़ हो गई। तो जब आप डॉलर खरीदने जाते हैं आप क्या करते हैं? आप रुपया बेचते हैं, या पाउंड बेचते हैं, रूबल बेचते हैं, यूरो जो आपके हाथ में होता है उसको बेच के दूसरी चीज लेते हैं। और ये हम सब जानते हैं, हम सभी सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं, जब किसी एक चीज की डिमांड एकाएक बढ़ती है तो उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा हुआ कि डॉलर की मांग समस्त विश्व में बढ़ गई, उससे जो बाकी की करेंसीज थी उनका दाम घटने लग गया। तो ये हमारे साथ भी हुआ, बाकियों के साथ भी हुआ। सवाल बस इतना उठता है कि किसके साथ ज्यादा हुआ, किसके साथ कम हुआ। अब उससे हम आगे चलते हैं अर्थव्यवस्था के जो दूसरे बड़े सवाल है, जॉब्स के बारे में। अब जॉब्स के बारे में जो आंकड़े हैं, अगर आप सरकार से बात करेंगे तो वो बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप कुछ अलग थिंक टैंक्स या कंसल्टेंसीज के फिगर उठाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं भाई जॉब कम हुई है। तो सच्चाई कहाँ है? तो देखिए, सच्चाई का क्या है कि भारत में दो बड़े शॉक्स कोविड के भी पहले आए, जिसमें एक डिमोनेटाइजेशन था और दूसरा जीएसटी लगाना था। अब उनसे क्या हुआ? उनसे ये हुआ कि जो फॉर्मलाइजेशन और फाइनेंशियलाइजेशन, यानी कि अर्थव्यवस्था को नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया गया। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने से क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां हैं, जो उसमें उत्पन्न रोजगार है, वो कम होता जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा आएगा। तो एक तरफ तो आंकड़ों में ये जरूर दिखेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स बढ़ गई हैं, पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम हुई है उनका खैर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, सब कयास ही लगा सकते। अब उसी से आपका दूसरा सवाल हल हो जाता है कि शेयर क्यों जा रहे हैं ऊपर, कि जब फॉर्मल सेक्टर बढ़ता जाता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता रहता है तो उससे रिटर्न ऑन कैपिटल बेटर होती है, और जो विदेशी निवेशक हैं वो हमेशा रिटर्न चेज करते हैं। तो उनको दिख रहा है कि भाई भारत की जो कंपनियां हैं ये बड़ी हो रही हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव पॉलिसी मिल रही है, तो वो और ज्यादा तादाद में पैसा लगाना चाह रहे हैं। हाँ, उससे जॉब्स कितनी बढ़ेंगी? जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमिना कोई नया नहीं है, या लेस जॉब ग्रोथ का, ये वाजपेयी जी के टाइम पे भी देखा गया, उससे पहले नरसिंह राव जी के भी टाइम पे देखा गया कि भारत में ये हमेशा रहा है कि चाहे ग्रोथ तेज हो जाती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट को कैचअप करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ये कैचअप हो जाए। तो चलिए, तो अब आखिरी में बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग और मिडिल इनकम और लोअर इनकम क्लास के साथ क्या हुआ। तो देखिए, कोविड के जो लॉकडाउन्स थी उससे आर्थिक उत्पादन जो है एक तरीके से खाई में चला गया 2 तिमाहियों के लिए। अब उनमें क्या हुआ कि कुछ आर्थिक उत्पादन तो हुआ नहीं, अब उसके नहीं होने से बहुत सारे उद्योग या छोटे कारोबारी थे, उन्होंने दुकान ही बंद कर दी। अब वो आउटपुट जो है वो वापस अभी तक जो है उसको कैचअप करने में टाइम लग रहा है। तो वो जो जॉब्स चली गई हैं उनको लाने में
हो सकता है कि इस साल या अगले वर्ष तक हम वापस उसी आउटपुट लेवल तक पहुंच जाए, या शायद पहुंच चुके भी होंगे। कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हमने कर लिया है कवर अप, लेकिन हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है, लेकिन हम वहां आ जाएंगे। पर जो सबसे बड़ा सवाल है इसमें वो ये है कि जो कोविड के दौरान नुकसान हुआ, उसकी जो भरपाई समय के हिसाब से है कि भाई 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जो लोगों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी है, क्या उसकी भरपाई भी हो सकती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए कुछ अलग तरीके की पॉलिसीज लानी होंगी। इन पॉलिसीज का मुझे लगता है कि सरकार जरूर इसके ऊपर देख रही होगी और ध्यान दे रही होगी। अतुल जी, ये जब हम इकोनॉमी के ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो पिछले काफी समय से विदेशी निवेश हमेशा इकोनॉमी को ग्रो करता है। तो यूएसए हो, चीन हो, यूरोपीय संघ हो, इन सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के रिश्ते बनाने की हर सरकार ने कोशिश की। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता था कि इन रिश्तों को बनाने के बाद बाजार, भारत सिर्फ एक बाजार रह गया है, लाभ असल में उन देशों को मिलता है। नरेंद्र मोदी सरकार के बाद एक बड़ा शिफ्ट दिखता है, वो ये है कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इस ताकि देश जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनता दिखे। एक एग्जांपल है कि एलन मस्क का बीच में इंडिया आने का था, उनको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपने कुछ शुरू करने थे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करके यहाँ असेंबलिंग शिफ्ट करना चाहते थे, और इसके लिए भारत सरकार राजी नहीं थी। तो एक तरफ से जो सारी बात हो रही है मेक इन इंडिया की, इसको लेकर सरकार काफी हद तक मजबूत भी दिखती है, सिर्फ रफाजी नजर नहीं आती। लेकिन सरकार की मजबूती, सरकार की इस पॉलिसी का देश में इस समय क्या वाकई कोई लाभ हो रहा है? जैसे कि अभी मनोज जी कह रहे थे कि कई सारी पॉलिसीज हैं, इसका प्रभाव दिखेगा, तो क्या मेक इन इंडिया का प्रभाव जो है अभी उस हिसाब से नहीं दिख रहा है? आने वाले समय में आप उम्मीद करते हैं कि कारगर है और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देश पर होने वाला है? देखिए नवीन, आप जरा पॉडकास्ट सुनेंगे फेयर जी। ऑब्जर्वर पे, तो उसमें आप शरद सर्राफ का सुनेंगे, जो कि विश्व के सबसे बड़े ऑयल ड्रम क्लोजर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी 1970 के दशक में, जब कोई भी चीज बनाना इस देश में अत्यंत कठिन था। आप मुदित जैन को सुनेंगे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में हैं। ये दोनों जी। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, आप और कई जी। लोगों को सुन सकते हैं। तो मैं काफी लोगों से बात कर रहा हूं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में उनसे बात कर रहा हूं। पुणे में मैंने बात किया, पुणे में मैं गया, काफी दिग्गजों से मिला जो मैन्युफैक्चरिंग में। तो देखिए, मेक इन इंडिया तो नेहरू चाचा ने भी प्रयास किया था, लेकिन वो समाजवादी थे, उन्होंने हर चीज आईएएस के हाथ दे दी। आईएएस तो भस्मासुर है, जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाता है। आपकी सरस डेयरी को भी नीरस बना दिया उन्होंने। तो वो जो है चला ही नहीं, क्योंकि भाई लोग नौकरी करते थे, काम ही नहीं करते थे, नौकरी लेने के लिए आते थे, काम ही नहीं करते थे इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर को लेकर है, लेकिन मेक इन इंडिया अब तक पूर्णतः सफल नहीं है। उसके कई कारण हैं। अभी भी आईएएस हावी है, वो मोदी सरकार नहीं बदल पाई है। दूसरा, आपको 100 जो हैं रेगुलेशन पार करने होते हैं, जमीन लेना अभी भी मुश्किल है। तो शरद सराफ ने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि भाई जमीन लेना आसान करो, अफसर फाइल के ऊपर बैठ जाता है, पता ही नहीं है कब फाइल आएगी। भाई बिजनेस में टाइम इज मनी। तो मैं जो मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि सरकार जो है कि प्रोसेस पूरी कॉलोनियल है। देखें, एक बात ध्यान दे, हमारा स्टेट कॉलोनियल है। कॉलोनियल का मतलब कि आपका पीनल कोड 1860 का है, लॉर्ड मैकॉले का बनाया हुआ, आपने नहीं बनाया है। आपका आईएएस आईपीएस भी वही बना के गए थे, इंपीरियल पुलिस और इंडियन सिविल सर्विस। इनका काम ही था कि एक का काम था लगान वसूलना, दूसरा का काम था कोड़े देना। तो एक था दुर्योधन, दूसरा दुशासन। तो जी। वो जो है कॉलोनियल माइंडसेट क्या है, रेंट सीकिंग एक शब्द है इकोनॉमिक्स में। तो हर आदमी सरकार में सोचता है चूस लो। तो सोने की जो है मुर्गी से जो है सारे अंडे निकालने के चक्कर में उसको मार डालते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव। और ये मनु शर्मा और मैंने एक मेमो लिखा था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए, बदलाव के लिए। तो वो मूल आधार सरकार में नहीं किए। और संजीव सान्याल जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के, उन्होंने खुद मुझसे पॉडकास्ट में कहा कि अगला रिफॉर्म यही करेंगे
कि भाई नाली साफ हो, भाई क्यों नहीं होती है? हम्म, आपके सर्विसेज जो हैं, जो शहर में अर्बन इकोनॉमी पे, मनु और मैंने एक लेख लिखा है कि अर्बन इकोनॉमी क्यों ध्वस्त है, या अर्बन हमारे शहर क्यों ध्वस्त है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो वो जो सरकार का मूल आधार है कि फाइलें क्लियर हों, समय पे हों, ये 7200 जो रेगुलेशन है अनक्लियर हैं, हर आदमी आके घूस मांग रहा है, वो कम हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। फिर स्किल्ड लेबर हमारा अभी भी नहीं है। ये कहने को स्किलिंग स्किलिंग कर दी, लेकिन अभी भी आदमी चाहता क्या है भाई? चाहते लोग वही है ना, साहब बन जाए। वो कॉलोनियल और वो थोड़ा हमारा जो है शायद हाथ से काम करने का जो वो है, हमारे यहाँ कई लोगों में साहब बनने की जो अरमान है कि भाई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, ये अच्छा मिलना मुश्किल है। तो मेरे खुद जो मित्र हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भारतवासी हैं, जो स्वदेश में हैं और जो विदेश में हैं, वो कह रहे हैं एक और तो जनसंख्या बहुत है, दूसरा और यार स्किल्ड लेबर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जी मेक इन इंडिया के लिए अभी बहुत काम करना है। बहुत बहुत बड़े बड़े नारे बहुत अच्छे हैं, वो हमने देखे थे 50 के दशक में भी, और मैं उन नारों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। ठोस काम जमीन पे करें। और पहली चीज ये कि आईएएस के पर कतरे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हुए लोग जो हैं चला रहे हैं देश, ठीक। आपका जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी आईएएस है, आपका ऑडिटर आईएएस है, मतलब आपका जो है एक दिन आप कल्चर में हैं, दूसरे दिन एग्रीकल्चर में, तीसरे दिन फाइनेंस में। ये क्या मजाक है? यूएस में ट्रेजरी अलग रिक्रूट करता है, और यूके जो हमारा मालिक था एक जमाने में, वहां ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो है, जो यूके का सिस्टम है वो आपके सिस्टम से खराब है। मैं ये कहूंगा कि दो खाने बनाए थे ब्रिटानिया ने, एक मालिक का खाना, एक नौकर का खाना। जब तक हम वो नौकर का खाना खा के प्रसन्नचित्त हैं, नौकर ही रहेंगे। जी। तो इसमें एक सवाल, हालांकि इस सवाल में बाद में भी, लेकिन आपने इसका जिक्र किया है, अनस्किल्ड लेबर वाला। और ये इशू मैं भी देखता हूँ कि हमारा जो, बार बार कहते हैं कि चीन से जब तुलना की जाती है, हमारे पास भी जनसंख्या है, बहुत बड़ी हमारी ताकत है, लेकिन ये अनस्किल्ड लेबर जो है हमारा, ये असल में मुझे लगता है एक समस्या बनती जा रही है। अभी बिल्कुल। यहाँ पर सरकार किस बहुत प्रकार से। बड़ी समस्या है। राजीव प्रताप रूडी तो मेरे मित्र हैं, मंत्री भी थे। जी। वो तो जो है कितनी दफे बोले हैं कि भाई जो आंकड़े हैं वो तो भयावने हैं। लेकिन इसके लिए सरकार क्या ऐसी नीतियां निकाले? मुझे अभी हाल ही में मैंने एक रोजगार मेला किन्हीं के साथ करवाया था, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि लोगों को बेसिक कर्टसी, जो इंटरव्यू में किस तरह बैठना है, इतना भी नहीं आता। 10वीं 12वीं के बच्चे थे, लेकिन उनको इतना भी नहीं आता। कई बच्चे जो आईटीआई करके आए थे, वो घर पे फोन करके पूछ रहे कि मैंने आईटीआई कहाँ से किया है। तो सरकार जो है, कई बार लग रहा है कि ये भी एक मजाक चल रहा है। सरकार ये काम कैसे करे? क्या पॉलिसी में चेंजेस हो जिससे कि ये लेबर जो है वो स्किल्ड हो? देखिए, चेंजेस तो बहुत कर सकते हैं। शरद जी सराफ ने कहा था कि एक तो लेजिस्लेट, कैरेट और स्टिक दोनों यूज कर सकते हैं, गाजर जी। और डंडा। कि भैया अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं चाहिए तो किसी को जो है डिप्लोमा की जरूरत हो, तो एक तो वो कर सकते हैं। फिर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो हैं, वो जो हैं ठीक से चलाएं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, ठीक है। और जी आखिरी चीज है कल्चर बदलें। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सीईओ जितने हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, निकाल के आईएएस को बाहर करें, इंजीनियर को बनाएं। सरस डेयरी उसको बनाएं जो कि दूध का काम करता है। ये क्या मजाक है आपके राज्य में आईएएस? मुझे पता है ऐसे ऐसे एमडी रहे हैं सरस डेयरी के, जिनको, जो कि दुर्गंध जो गाय भैंस की उससे उनको उल्टी आती थी, और जो अमूल के जो हैं सीईओ को बैठा देते थे 2 घंटा। ऐसा जिसे कहेंगे फ्यूडल, अंग्रेजी में फ्यूडल कहेंगे, और हिंदी में सामंतवादी जो है मानसिकता से, फिर क्यों कोई हाथ से काम करेगा? जो हाथ से काम करता है उसको इज्जत दें, उसको अथॉरिटी दें। जो स्किलिंग विलिंग है उससे आईएएस को निकालें। उसमें जो लोग प्लम्बिंग जानते हैं, वेल्डिंग जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं, शरद कुमार सर्राफ हैं, उन्होंने अमेरिकी कंपनी को पछाड़ा समाजवाद के समय। उनको कहें बाबूजी आप आ जाइए, स्किल मंत्री बनिए, आप आ जाइए, स्किल सेक्रेटरी हो जाइए।
ऐसे लोग भारत में बहुत हैं। बाबा कल्याणी हैं भारत फोर्ज के, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की। ऐसे लोगों को नीति जो है नीतियां बनवाएं और ऐसे लोगों से नीतियां आप लागू करवाएं। ये जब तक आईएएस है तब तक भस्मासुरी रहेगा, ये कुछ नहीं होगा साहब। लोग कुछ नहीं साहब, चॉपस्टिक से मूंगफली खाता है, यही होगा। जी मनोज जी, एक अतुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, जो मेरा पिछला सवाल था मेक इन इंडिया का, कि किस तरह से इसके अंदर सफलता हो रही है, और कहा कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अब ये बहुत सारी चीजें बाकी जो हिंदुस्तान में है, उसमें एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बाहर का छोड़िए, हम अंदर भी बहुत बार सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते थे, और नरेंद्र मोदी सरकार बार बार ये तो दावा कर ही रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम बहुत चीजें सुधार रहे हैं, इसकी रैंकिंग सुधार रहे हैं। लेकिन क्या हम वाकई सफल हुए हैं? क्या हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है, जिससे कि हमारा देश दुनिया के लिए एक बिजनेस फ्रेंडली स्थान बन सके? देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें सुधार तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जी लेकिन वो जो सुधार है वो कुछ सेक्टर्स में सीमित है। अगर हम अपना मुकाबला चीन से मानते हैं, जो कि इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की एक महाशक्ति है, तो हमको ये भी समझना होगा कि चीन हमसे कहाँ कहाँ आगे है और उसको वहीं पे हमको पछाड़ना होगा। तो अब जैसे हम एक पीएलआई स्कीम लाए, तो पीएलआई स्कीम लाए, उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। पर वो क्यों बढ़ी? वो बढ़ी इसलिए कि आपने इंसेंटिव्स दिए, आपने लाभ दिए कंपनियों को यहाँ आकर फैक्ट्री बनाने के लिए और उत्पादन करने के लिए। जी उसी प्रकार से जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, जब हमें वर्कर्स चाहिए, तो चाइना में वर्कर ज्यादा क्यों है, या चाइना के पास स्किल्ड वर्कर ज्यादा क्यों है? तो उसका सीधा सरल उपाय, अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें, मैं सरकार की तरफ नहीं जाता, मैं राजनीति की तरफ नहीं जाता, सिर्फ अर्थशास्त्र की तरफ से देखें, तो सवाल उठता है इंसेंटिव्स का, कि लाभ कितना है। अगर कोई प्लम्बर बनता है, कोई ट्रेड्समैन बनता है, तो बड़े शहरों में मैं बिल्कुल मानता हूं कि आजकल शायद पैसा भी बहुत है, लेकिन उसमें एक छोटी कमी है, छोटी सी, लेकिन लोगों के लिए वो बड़ी है। और वो ये है कि अगर आपको पेमेंट समय पर चाहिए, या आपको बिजनेस जो है वो रेगुलर चाहिए, तो क्या उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। कभी कोई आपको पैसे दे ना दे, तो आप किसके पास जाएंगे? अगर आपको कोई पैसे एक सीजन में तो मिल गए, दूसरे में मिलेंगे कि नहीं? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये अभी स्मूदन आउट नहीं हुई है। और इसीलिए जो है, लोग क्या चाहते हैं कि ये भाई तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, जिसमें हमें ये पता 12 महीने इतना मिलेगा। लेकिन अगर जी ट्रेड में आएंगे, या किसी उसमें व्यवसाय को चुनेंगे, या किसी वोकेशन को चुनेंगे, तो उसमें समस्या यही आती है कि जो इंसेंटिव्स हैं अभी वो अलाइंड नहीं है। जिस दिन होंगे, जिस दिन लोग सेंस करेंगे, उस दिन वो स्वयं ही उस तरफ चढ़ पड़ेंगे। चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना में लोगों ने देखा कि भाई फैक्ट्री में काम करने का भी पैसा मिल रहा है बहुत। अरे भाई, ये तो हाथ से मजदूरी करने का भी बड़ा पैसा है। अगर हम उसमें थोड़ा बहुत स्किल का काम सीख लें, कि भाई चाहे टेक्सटाइल में हो, गारमेंट में हो, या टॉय असेंबली का हो, मैकेनिकल असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो उस तरीके के काम सीखकर आप भारत में आईटी के कोडर से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए आप, कि चीन जी में अगर आप एक फैक्ट्री के लेबर हैं, तो शायद आप कुछ कई बार कोडर से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब देखने को एक तरफ जो 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 चीन का फैक्ट्री वर्कर है वो ब्लू कॉलर है, और भारत का कोडर व्हाइट कॉलर है, लेकिन पैसा किसे ज्यादा मिल रहा है? चीन के वर्कर को। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां इंसेंटिवाइज्ड है। इंसेंटिवाइज्ड क्यों है? उत्पादन ज्यादा है, उससे प्रॉफिट ज्यादा है, और प्रॉफिट फिर आगे बढ़ता ज्यादा है। उसी तरह से जी हमको भी उत्पादन बढ़ाना होगा, और जहां जहां चीन हमसे आगे है, वो आइडेंटिफाई करके देखिए, हमको भी सेम कंडीशंस देनी पड़ेंगी। हम ये बोलें कि भाई नहीं, हम अलग हैं, हम नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा। जी मैं एक बात इसमें कहूंगा, शरद कुमार जी सराफ जी, जिनका मैं बार बार जो है नाम ले रहा हूँ, बड़ी दिग्गज हैं, आईआईटी बॉम्बे के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। बोले जब वो चीन गए, एक दफे उनको किसी से जो है बात नहीं करनी पड़ी, परमिट वीजा। एक दफे गए वो पार्टी बॉस के पास, जो भी उनकी लोकल अथॉरिटी, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया, उसके बाद प्रोसेस फटाफट, क्लियरेंस मिला, और ऑटोमेटिक 15 दिन में अगर क्लियरेंस नहीं आया तो डीम्ड है कि आपको क्लियरेंस मिल गया है, और कोई उनसे घूस लेने नहीं आया एक दफे।
तो अब कारण क्यों? क्योंकि जो चीन का जो पार्टी बॉस जिले पे है, वो जिला चमकाता है तब ऊपर आता है पार्टी में। हमारे यहाँ जो डीएम बैठा है 6 महीने 3 साल, फिर वो तो बादशाह है, वो तो जहांपना है, वो तो मुगलिया सल्तनत का सूबेदार है, जिसको चाहे बैठा दे, जिसको चाहे जेल में ठूस दे, मतलब जेल में नहीं आज के दिन, पर जिसको चाहे टाइट कर ले। तो उसको तो है ही नहीं कोई इंसेंटिव कुछ करने का, उसका स्किन इन द गेम ही नहीं है, उसको अब उस जिले से कोई लगाव ही नहीं है। तो जब तक वो नहीं बदलेगा कि जिले में लोग निवेश चाहें, क्योंकि चीन में क्या है, हर जिले में वो चाहते थे निवेश, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे जो है निवेश के लिए, अपने देश में और विदेश विदेश से भी निवेश के लिए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे दिल लगाए, उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है और हमें फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है। तो जिस दिन हम भी ये ठान लेंगे, और ये बात ऊपर हमें समझनी होगी, ये बात अभी भी कोई सरकार नहीं समझी कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं हो सकती जब तक आपका ये कॉलोनियल तंत्र है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसेंटिव्स ही ठीक नहीं है। आप मैन्युफैक्चर करने जाइए, रिस्क बहुत हाई है, टाइम बड़ा लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। अब कम से कम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब है हमारे पास, चीप लेबर भी है, लेबर यहां चीन से ज्यादा सस्ता है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? दो चीज, स्किल चाहिए और इंसेंटिव्स चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी जो रेंट सीकिंग कॉलोनियल मॉन्स्ट्रोसिटी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि चोर भी है, नामकूल भी है, उसको टाइट करना होगा, उसको हटाना ही होगा, और एक एफिशिएंट मॉडर्न जो है ब्यूरोक्रेसी लानी होगी, जो कि समझे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी, अगर आप पाई बड़ी करेंगे तो सबके पास खाने के लिए ज्यादा है। और अगर आप वही सोने की मुर्गी को मार डालेंगे आज ही सारे अंडे के लिए, तो किसी का फायदा नहीं होगा। तो हमें उस पे काम करना है, और उस पे काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी, ये पेपर मैंने जो है, नासिर खिलजी एक हैं जो कि मूल निवासी हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो यूएस ट्रेजरी से रिटायर किए सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने और मैंने मिलके जो है ये पेपर लिखा कि अगर आप देखें, डैनी रॉड्रिक जो हार्वर्ड का है, उसका पेपर, उसके पेपर पे बेस्ड है कि प्रोडक्टिविटी का जो किकर होता है, कि प्रोडक्टिविटी क्या है, कि आपने 1 घंटा काम किया, लेकिन आपने जो है 5 गुना ज्यादा काम किया मान लीजिए किसी और से, या 2 गुना काम किया, या 1.5 गुना भी किया, तो आपने काम 1 घंटे ही किया, लेकिन आपका आउटपुट ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी ही लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है आधार है। तो प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग लाते हैं। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं ला पाए, तो आप लो प्रोडक्टिविटी, लो वेज इकोनॉमी के ट्रैप में रह जाएंगे, मिडिल इनकम ट्रैप में ही रहेंगे। तो वो चीज बदलनी है, और वो चीज जो है इंसेंटिव्स, जो मनु ने बात की। मैं एक और चीज कहूंगा, पेनल्टीज की भी जरूरत है, कि अगर किसी अफसर ने फाइल क्लियर नहीं किया, टाइम बाउंड क्लियरेंस नहीं किया, और ये नहीं कि फाइल अपने डेस्क से कर दी, क्योंकि मैं एक बात बताता हूं, मेरे एक दोस्त हैं फौज में हैं, उन्होंने, मोदी जी आए, बोले कि फाइल क्लियर करनी है, तो एक दिन में सारी फाइलें क्लियर कर दी इन्होंने, वापस भेज दिया आर्मी हेडक्वार्टर ये कह के कि आप अपडेट करिए, तो अपने डेस्क से क्लियर हो गई, लेकिन जो है फिर फाइल इन्होंने बस घुमा दी। जो फाइल घुमाने का कल्चर है ना, ये घुमाने के बजाय जो है फाइनल डिसीजन इतने समय में होना होगा, नहीं तो आप घर जाइए। मेरे ख्याल से कम 25% आईएएस अगर हमने नौकरी से नहीं निकाले, और अगर हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑडिटर, मतलब अलग टेक्नोलॉजिस्ट, अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग स्किल के लोग नहीं लाए, तो हम कभी उभर नहीं पाएंगे। इसी इसी संदर्भ में मनु शर्मा जी, जो बात अभी ये चल रही है, उसमें बार बार चूंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात, और चीन का बार बार एक एग्जांपल आ रहा है, हमारे पड़ोस में एक बड़ा नहीं, वियतनाम ने सक्षम भी देश अच्छा है। किया है, देखिए जी, वियतनाम ने भी अच्छा किया है मैन्युफैक्चरिंग में, ताइवान ने भी इवन किया है इवन सेमीकंडक्टर्स में, बांग्लादेश काफी हद तक जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल्स वगैरह में तो किया ही है, बात टेक्सटाइल में सत्य है। काम किया है। हाँ। जी, तो यहाँ पे मनु जी, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, अभी G20 में जो सारा का सारा एक आइडिया था डेवलपमेंट का, यहाँ पर अलग अलग विषयों पर बात होनी थी, लेकिन चीन
जो जिसका हम जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, चीन उसमें नहीं आया, वो ब्रिक्स कंट्रीज को प्रमोट कर रहा है, वहां पर उसका ज्यादा ध्यान है। तो हिंदुस्तान की अगर हम तुलना करें उन सभी पॉइंट्स पर, जो अभी अतुल जी ने पॉइंट्स हमारे यहाँ की कमियों के आधार पर उठाए थे, तो ब्रिक्स कंट्रीज की तुलना में भारत कहाँ पर स्टैंड करता है आज? देखिए, ब्रिक्स जो है, आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें, तो जी ब्रिक्स जो है उस समय जब उभर रहा था, तो एक विकासशील देशों का एक 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 ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते थे उस समय पे। ग्लोबल साउथ जी अब क्या चीज है? ग्लोबल साउथ है कि जितने भी विकासशील देश हैं, उनका एक 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 छोटी सी ग्रुपिंग थी, जिसके बारे में ये कयास लगाए जाते थे कि ये जो है, इनका ग्रोथ रेट जो है, इनकी विकास दर है, इतनी ज्यादा रहेगी कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे निभाएंगे। अब हुआ जी क्या उसके बाद? तो ब्रिक्स में अगर हम बी की बात करें, तो बी है ब्राजील, आर है जी रशिया, आई है इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। अब ये ब्रिक्स जो है, इसमें भी अगर आगे देखा जाए, तो तीन देश जो है, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये दरअसल हैं कमोडिटी एक्सपोर्टर्स। अब कमोडिटी एक्सपोर्टर क्या होते हैं? कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका ट्रेड और उस पर निर्भर करती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें कमोडिटी एक्सपोर्टर कहते हैं। तो जी ब्राजील के पास अपने खनिज और अपने पदार्थ हैं, रशिया के पास सबको पता है ऑयल और गैस है, और उसके साथ साथ मेटल्स हैं उनके पास। फिर साउथ अफ्रीका की बात करें, तो उनके पास भी कुछ कुछ वैसा है। तो अब सवाल उठता है, रह गए कौन दो? चाइना और इंडिया। अब चाइना और इंडिया में क्या है? चाइना एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, एक्सपोर्टर इकोनॉमी है, लेकिन उनका ध्यान है ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे। इंडिया जो है, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का एक लीडर है दुनिया भर में, और जी मैन्युफैक्चरिंग में उतना आगे नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों ही नेबर हैं, और दोनों के बीच में खटास भी रही है। तो अब चाइना और इंडिया के जो दो खेमे बने हैं ब्रिक्स के अंदर, उससे ब्रिक दो खेमों में बट गया है। और उसमें रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है, सबको अपने अपने पक्ष चुनने पड़ रहे हैं, इस बात पे निर्भर करते हुए कि भाई आगे का समय कैसा होगा। तो चाइना अपने तरीके के इंसेंटिव दे रहा है। अब इंडिया उतनी बड़ी शक्ति नहीं है जितना चाइना है इस वक्त। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया जो है, G20 और बाकी के जो देश हैं, खासकर जो वेस्ट है, जिनके साथ भारत के रिश्ते रशिया या और चाइना के मुकाबले हम कह सकते हैं बेहतर हैं वेस्ट से, तो हम वेस्ट को लेवरेज कर रहे हैं। हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ अपना मेलजोल और तालमेल बढ़ा रहे हैं, और एक एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस G20 में एक कोशिश देखी गई। तो अब इस वक्त जो है, सिर्फ और सिर्फ खेल रह गया दो देशों का, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है। और आगे का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो बहुत कुछ इसी बात पे निर्भर करेगा कि भारत यहाँ से कितना अच्छा कर पाता है, जी और चीन बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो भारत यहाँ से कितना अच्छा कर सकता है, इस पर मैं क्लोजिंग नोट आप दोनों से चाहूंगा 1 मिनट में, कि बहुत दूर नहीं जाते हैं, 2030 में इंडियन इकोनॉमी को आप कहाँ देख रहे हैं, मनु जी? देखिए, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है 2030 में, मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ कि आज के मुकाबले तो बड़ी होगी, लेकिन सवाल है कितनी बड़ी होगी, हम कहाँ तक पहुंचेंगे। तो उसका जो उत्तर है, वो इसी बात में निकलेगा कि हम अपनी प्रणाली को, अपने तंत्र को कितना रिफॉर्म कर पाते हैं। यहां तक अगर हम आए हैं, तो 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसके कारण आ पाए हैं। अब है यहां से आगे कितना जाएंगे, वो आज जो हम रिफॉर्म्स करेंगे, अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, प्रशासन तंत्र में जो सुधार करेंगे, उस पर निर्भर करेगा। तो 2030 में हो सकता है हम चीन से बड़े हों, बराबर हों या कम हों, सब कुछ इसी पे निर्भर करेगा कि हम अपने तंत्र में कितना सुधार करें। अतुल जी, आप कितना सहमत हैं कि आज से बड़े होंगे, और कितने बड़े होंगे इसके बारे में आप क्या कहते देखिए, बड़े तो होंगे। भारत का उदय प्रारंभ हो गया है, और ये प्रारंभ 1947 में हुआ था, आज की बात नहीं है। देखिए, कई लोगों ने कई काम किया, और आज जो अर्थव्यवस्था कार इतनी जो है उभर के आई है, इसका श्रेय जो है 1991 नरसिंह राव को जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। दो हमारे रिफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर्स थे। ठीक, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा ध्यान दिया है, इनको भी श्रेय जाता है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन ने
बहुत फायदा नहीं किया अर्थव्यवस्था का। और जीएसटी फाइनेंशियल ईयर के मध्य में आया और बहुत अच्छी तरह नहीं लागू हुआ। जीएसटी का लेकिन बहुत बड़ा श्रेय जाता है, मैंने संजीव सान्याल से भी कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य किया कि जीएसटी ले तो आए, क्योंकि हमारे देश के लोग ये भूल जाते हैं कि जीएसटी के पूर्व हम ईयू की तरह एक इकोनॉमिक यूनियन नहीं थे। तमिलनाडु में जो आदमी सामान बनाता था वो गुजरात नहीं बेच सकता था, वो नागालैंड तो बड़ी दूर की बात है। तो जीएसटी का भी श्रेय मिलता है, तो दोनों चीजों में श्रेय मिलेगा। लेकिन जो एक गलती कर रहे हैं वो ये है कि छोटे बिजनेस पे अंकुश कुछ ज्यादा है, कि अगर आपने जो है कोई चीज नहीं भरी तो टैक्स वाले आपके पीछे पड़े आ रहे हैं, रिफंड में समय लग रहा है, कोई बात करने को नहीं है। एक छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने मुझसे बोला कि सर हम बात किससे करें, ये फीडबैक लूप इस सरकार में नहीं है और छोटा बिजनेस हमारा सफर कर रहा है। ये मैं अभी आया था भारत, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा गया मैं, और ये बात जो है बार बार उभर के आ रही है कि छोटा बिजनेस तंत्र से त्रस्त है, क्योंकि उसको जो है साधन नहीं है। अदानी है, आप अंबानी हैं, टाटा हैं, और भी अगर आप डिजिटल इकोनॉमी बैंगलोर में हैं जहां आप हर चीज सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तब तो आपको जो है तंत्र से ज्यादा लेना देना नहीं है। सुधार हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत सुधरा है। पहले तो 72 लोग आके जो है घूस मांगते थे, 72 इंस्पेक्टर पहुंच जाते थे, तो तरक्की हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी हो सकती थी, उतनी नहीं हुई है जितनी हमारे देश की अपेक्षा है, उतनी ग्रोथ नहीं हुई है जो हमारा जो है, जिसे कहेंगे आप अंग्रेजी में पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वेरी हाई, पोटेंशियल इज स्काई हाई। देखिए, अगर आपका बंदा सिलिकॉन वैली में आके सीईओ बन सकता है, तो वो बंदा आपके घर में भी कुछ बिलियन या बिलियन डॉलर कंपनी शुरू कर सकता था, यूनिकॉर्न। तो वो चीज कि आप टैलेंट लेके आए, आप मैन्युफैक्चरिंग उभारें, आप जो है अपनी स्किलिंग डेवलप करेंगे, वो निर्भर करेगा न सिर्फ केंद्र के सरकार पे, भले ही वो मोदी सरकार हो या कोई हो, वो निर्भर करेगा बाकी जो हैं, जो राज्यों की सरकार है, उन पे भी। उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई हमें जो है, जो हमारा स्टेट है वो मॉडर्नाइज करना है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, उसमें रिफॉर्म लाने हैं। आपके राजस्थान में आईएएस का जो 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 कहिए एक तानाशाही है कि सरस डेयरी भी आईएएस चला रही है। जिस दिन सरस डेयरी अमूल के सीईओ की तरह कोई कुरियन चलाएगा, उस दिन आप देखेंगे राजस्थान के अर्थशास्त्र में कि आर्थिक व्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा। तो सब कुछ निर्भर है सुधारों पे, और वो सुधार मात्र जो है केंद्र नहीं, वो राज्यों पर भी निर्भर है। और मैं इस बात को कह के कहूंगा कि मैं तो आशा यही करूंगा कि सुधार हो और हम चीन से आगे 2030 तक निकलें, लेकिन मुझे नहीं लगता 2030 तक कर पाएंगे। लेकिन मेरी तो आशा यही होगी कि एक दिन हम जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। बहुत धन्यवाद। तो आज की पूरी डिस्कशन का जो एक निष्कर्ष है वो ये है कि हम ग्रोथ के रास्ते पर हैं। बहुत सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन बहुत सी चीजें आज भी सुधारनी है। और अतुल जी ने केंद्र की और राज्य की बात की, मैं कहता हूँ उसमें हमें भी सुधारना है। हाँ जनता बिल्कुल, के मैं तो तौर पे हमें ही राज्य से सुधारना भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुधारना होगा। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टेड मेयर्स लाएं, ये डीएम का सिस्टम हटाएं। इलेक्टेड मेयर जो है, अगर बुरा है तो आप 5 साल में उसको घर भेजिए, आप जो है नया लाइए। और वो क्या है कि वो वहां का लड़का या लड़की होंगे, वहां की महिला होगी, वहां का जो है आदमी होगा, तो वो अपने जो है जिले को चमकाएं। तो वो बिल्कुल धरातल से शुरू होती है ये शुरुआत होती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 2030 तक जो है हम चीन के कम से कम बराबर तो पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज चलते चलते मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहूंगा, जो अतुल जी ने शुरू में कही थी कि फेयर ऑब्जर्वर इंडिया में क्यों नहीं हो सकता था। आजकल भारत लोगों को पसंद आ रहा है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता था। और भारत में फेयर ऑब्जर्वर तब शुरू हो पाएगा ठीक तरीके से पूरे ऑफिस के साथ, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक भी करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।